नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं आसनी सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का RS स्टडी एकेडमी पर। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बारे में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और NCERT के 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज हम NCERT के किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। NCERT का 5वां टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इस टॉपिक में बेसिकली यह है कि हड़प्पावासी क्या क्या कार्य करते थे और अपने कार्य में किस किस वस्तुओं का उपयोग करते थे, किन किन वस्तुओं को प्रयोग में लाते थे। इसके अलावा 6ठा टॉपिक है माल प्राप्त करने से संबंधित नीतियाँ, यानी कि हड़प्पावासी किन नीतियों का प्रयोग करके कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। और 7वां टॉपिक है मुहरे लिपि तथा बाट। इसके अलावा 8वां टॉपिक है प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता में बेसिकली यह है कि हड़प्पा सभ्यता में किसी राजा का शासन था या नहीं था, इसी बात पे बहस है। NCERT का 5वां टॉपिक जो है वो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी है। इसमें वही हड़प्पावासी क्या क्या कार्य करते थे, किस प्रकार से करते थे, किस किस चीज़ों का निर्माण करते थे और किस किस चीज़ों को मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते थे, ये सारी बातें इस टॉपिक में हैं। तो हड़प्पावासी जो थे वो कुशल शिल्पकार थे, अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। बहुत सारी वस्तुओं को अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे कि मनके बनाना, शंख की कटाई, मुहर निर्माण, पाट बनाना इत्यादि। ये बहुत सारे जो थे इन सभी वस्तुओं का निर्माण करते थे। शिल्प उत्पादन में सबसे प्रमुख काम मनके बनाना था। उनके मनके अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे कि चकोराकार, बेलनाकार, ढोलाकार, गोलाकार आदि तरह के बनाते थे। मनके बनाने के लिए सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो कि काफ़ी मुलायम होता था। और मनके में जो प्रयुक्त पदार्थ था वो था कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी। ये जो था मनके बनाने का प्रयुक्त पदार्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्रिड पद्धति, यह हड़प्पावासियों की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें सड़कों तथा गलियों को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था कि सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। यह भी MP बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है 2 नंबर में। इसके अलावा फयांस, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर बनाया गया पदार्थ जो होता था फयांस कहलाता था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो टॉपिक है इसी का टॉपिक है, 5वां टॉपिक का ही एक टॉपिक है, उसमें है इतिहासकार उत्पादन केंद्रों का पता कैसे लगाते हैं। इसके लिए इतिहासकार अनेक प्रकार की वस्तुओं को ढूंढते थे, जैसे कि शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट इत्यादि। इन सभी के आधार पर वो पता लगाते थे कि कहाँ पे उत्पादन केंद्र था। इसके अलावा 6ठा टॉपिक जो है NCERT का वो है हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाते थे, यानी कि किस नीति के आधार पर जो थे हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। तो पहली नीति थी उनकी बस्तियाँ स्थापित करना। हड़प्पावासी जो थे वो नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगवाते थे। अफगानिस्तान के सोरतुगई से लाजवर्द मणि मंगवाते थे। गुजरात के भड़ौच से कार्नेलियन मंगवाते थे। और हड़प्पावासी इस बस्तियाँ स्थापित करके क्या करते थे कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें मिलती थी उन सभी जगहों पर अपने रिश्तेदारों नातों रिश्तेदारों की बस्तियाँ स्थापित कर देते थे और आसानी से कच्चे माल की प्राप्ति करते थे।
इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी पत्थर मंगवाते थे और राजस्थान से धातु मंगवाते थे। और दूसरी उनकी नीति जो थी वो थी अभियान भेजना। राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबा मंगाने के लिए अभियान भेजते थे और दक्षिणी भारत से सोना मंगवाते थे। ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमपी बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी सोना कहाँ से मंगवाते थे, हड़प्पावासी सोना कहाँ से मंगवाते थे, तो दक्षिणी भारत से मंगवाते थे। इसके अलावा अभियान भेजकर हड़प्पावासी स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे तथा कच्चे माल की प्राप्ति करते थे, यानी कि जहाँ से उन्हें कच्चा माल मिलता था वहाँ के लोगों के लिए वो अभियान भेजते थे और कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। और इस खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। छठे टॉपिक का ही एक टॉपिक है हड़प्पा वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि हड़प्पा वासियों का विदेशी संबंध जो था वो कैसा था, वो इस टॉपिक में है। तांबा ओमान से मंगाते थे। ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई तांबे में निकिल के अंश मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हड़प्पावासी ने ओमान देश से संबंध बना रखा था। एक हड़प्पाई मर्तमान ओमान से मिला है जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी मर्तबान का प्रयोग तरल पदार्थों के आयात तथा निर्यात के लिए करते रहे होंगे। और मेसोपोटामिया के ग्रंथ में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में भी इनका जो रहा होगा संबंध, मेसोपोटामिया सभ्यता से भी इनका संबंध रहा होगा। मेलुहा कहा गया और मेलुहा का अर्थ है नाविकों का देश। कई हड़प्पाई मोहरों पर नावों तथा जहाज़ों के चित्र मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि वो विदेशी लोगों से भी संबंध रखते रहे होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के सातवां टॉपिक है एनसीईआरटी का मुहरे लिपि तथा बाँट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पाई मोहर के बारे में। तो हड़प्पाई मोहर जो थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से निर्माण किया जाता था और लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि किसी सामान को दूरी जगह भेजना था, यानी कि दूर जगह भेजना होता तो उसे मिट्टी से ढककर उस पर मोहरों के चिन्ह बना दिए जाते थे और अगर उस सामान से रास्ते में कोई छेड़छाड़ की जाती थी तो उन मोहरों की वजह से पता चल जाता था। अब हम पढ़ लेते हैं कि हड़प्पाई लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली विशेषता है यह हड़प्पाई लिपि जो थी वो एक रहस्यमय लिपि थी। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आप लोग देख के बताओ कि आप लोगों को कुछ इस लिपि के बारे में इस लिपि से कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हड़प्पाई लिपि की दूसरी विशेषता है चित्रमय लिपि। हड़प्पाई लिपि को चित्रमय लिपि इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस लिपि में कोई भी बात चित्रों के माध्यम से ही बताया गया है। आप खुद ही देखो कि इसमें हम लोगों की तरह अक्षर लिखे नहीं गए हैं, केवल चित्रों के माध्यम से ही बताया गया है। और हड़प्पाई लिपि की तीसरी विशेषता है चिन्हों की संख्या। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है और हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, तो वो 26 चिन्ह हैं। इसके अलावा हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब आप लोग पूछोगे कि आपको कैसे पता कि हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये मैं नहीं, ये इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इतिहासकार कोई भी बात बिना प्रूफ नहीं कहते थे। इतिहासकार जो होते हैं वो कोई भी बात हवेबाजी में नहीं कह देते हैं।
जैसे कि बोलते हैं ना कि आपके पास क्या पुख्ता सबूत है। हाँ, तो इतिहासकारों के पास इसके लिए बहुत ही पुख्ता सबूत है, यानी कि बहुत कड़ा पुख्ता सबूत है कि हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इतिहासकार जो थे वो इस आधार पर कहते थे कि हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि उनकी उनकी लिपि के जो अक्षर हैं वो दाईं ओर बड़े बड़े हैं और बाईं ओर छोटे हो गए हैं, यानी कि दाईं ओर से अक्षर जो हैं वो बड़े हैं और बाईं ओर आते आते वो छोटे हो गए हैं। इस आधार पर इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि हड़प्पावासी जो थे वो दाईं से बाईं ओर लिखते थे। चलिए अब हम हड़प्पाई बाट के बारे में जानकारियाँ देखते हैं, यानी कि जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि हड़प्पावासियों के बाट कैसे थे। तो हड़प्पाई बाट का निर्माण चर नामक पत्थर से किया जाता था और ये बाट जो थे वो घनाकार के होते थे। इनका निचला मानदंड जो था वो द्विआधारी था, यानी कि 2, 4, 8, 12 ऐसे, और इनका ऊपरी मानदंड जो था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। इसके अलावा छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। ये सारी चीज़ें हड़प्पाई बाट के बारे में थी। अब हम एनसीईआरटी के 8वें टॉपिक को पढ़ लेते हैं। 8वां टॉपिक में है प्राचीन सत्ता, यानी कि इस टॉपिक में बेसिकली यह है कि क्या हड़प्पाई समाज में किसी शासक का शासन था। तो इसके 2 साक्ष्य मिले हैं। पहला है विशाल महल, इसमें जो है महल को प्रसाद कहा गया है, यानी कि प्रसाद की संज्ञा दी गई है। और दूसरा साक्ष्य है पत्थर की मूर्ति। हड़प्पाई समाज से एक मूर्ति मिली है जिसे इतिहासकारों ने उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। इस आधार पर जो थे वो लोग कहते थे कि वहाँ पे हड़प्पा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है राजा का शासन रहा होगा। अब 8वें टॉपिक का ही एक टॉपिक है इतिहासकारों के विभिन्न मत, यानी कि कई सारे इतिहासकारों के विभिन्न मत थे। जैसे कि किसी इतिहासकार जो थे, किसी इतिहासकार का मानना था कि कोई शासक नहीं था तथा सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी, तथा कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक रहे होंगे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सिर्फ राजा का शासन रहा होगा, राजा एक ही शासक रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य जो मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के सभी जगह के ईंटें जो हैं वो एक समान मिली हैं और हर जगह की जो नियोजन प्रणाली है, नगर नियोजन प्रणाली है, वो भी एक जैसी है। इस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासक रहे होंगे वो एक ही रहा होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दिया है, इन तीनों वीडियो को मिलाकर मैंने एनसीईआरटी के 8 टॉपिक को कवर कर लिया है, यानी कि कवर कर दिया है इन तीनों वीडियो में। यदि आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।